हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद आफ्ताब में स्वागत है। आज का जो क्लास है हंसते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक, इसके पहले हमने इकोसिस्टम इकोलॉजी को अच्छे से अध्ययन कर लिया और फिर जैव विविधता क्या है उसको अच्छे से अध्ययन कर लिया और फिर ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से अध्ययन कर लिया, ओजोन परत के क्षरण को अच्छे से अध्ययन कर लिया। अब हम पहुँच गए हैं सतत विकास। आज हम जानेंगे कि सतत विकास किसे कहते हैं और इसके उद्देश्य कौन है और फिर प्रतिमान यानी मॉडल और फिर इसके कौन कौन से उपागम हैं और फिर भारतीय दृष्टिकोण क्या रहा सतत विकास को लेकर के हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हर वीडियो को जो है आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, उसे बार बार देखिए और पूरा देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, आज शुरू करते हैं सतत विकास। आज हम जानेंगे कि सतत विकास किसे कहते हैं पहले, यानी कि अर्थ और अवधारणा को। ठीक, सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समन्वय किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। जो वर्तमान पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है और किसके समन्वय किए बिना, जो आने वाली पीढ़ी है उससे समझौता किए बिना, समन्वय किए बिना आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं की जो पूर्ति होगी उससे जो उसके बारे में सोच रहा है, उसी को जो हम सतत विकास के नाम से जानते हैं। एक बार फिर सुन लीजिए, सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समन्वय किए बिना वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ठीक, और थोड़ा सा और जान लीजिए कि पर्यावरण के साथ साथ और फिर आने वाली पीढ़ियों के साथ समन्वय किए बिना सतत विकास जो है अपना विकास करता है, उसी को हम सतत विकास के नाम से जानते हैं। ऐसा विकास है जो फिर पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित रहे और आने वाली पीढ़ी जो है उसे देख सके, उसे इस्तेमाल कर सके, उसे यूज कर सके, उसी को हम सतत विकास के नाम से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। हमने अर्थ को समझ लिया। ठीक, अब हम जानते हैं कि इसकी संकल्पना कब शुरू हुई या कब दी गई। इसकी संकल्पना जो है 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, जब पर्यावरण सम्मेलन जब हुआ था अपने पृथ्वी को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन जिसे कहते हैं, ये पर्यावरण को बचाने के लिए पहला सम्मेलन था और फिर इसे स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं। इससे प्रेरित होकर के 1987 में 1987 में WCED ने, वर्ल्ड कमीशन फॉर इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसे हम ब्रॉडलैंड रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, उससे प्रेरित होकर के, उससे प्रभावित होकर के 1987 में WCED ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम है ब्रॉडलैंड रिपोर्ट और फिर एक लेख जारी हुआ जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। और फिर इसमें कहा गया कि हम अपने पृथ्वी को कैसे बचाएं, अपने जो है पर्यावरण को कैसे संरक्षित करें, कैसे उपयोग करें, पर्यावरण का दोहन ना करें, जो निर्वनीकरण हो उनको रोका जाए, उससे जो है जो भी हमारा संतुलन है वो अच्छे से बना रहेगा। ओजोन परत के क्षरण को जो है ओजोन को कम टूटेगा और फिर ऐसे ही अनेक सम्मेलन हुए। जो पहला सम्मेलन हुआ था 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, उससे प्रेरित होकर के WCED ने ब्रॉडलैंड रिपोर्ट तैयार की जिसे आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, हमारा साझा भविष्य कैसा होगा, आने वाली पीढ़ी कैसे होगी, उसके बारे में सोचने का प्रयास किए। ठीक, और ये सतत विकास कहलाता है। इसे जो है सतत विकास के साथ साथ अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो अक्सर एग्जाम में अलग अलग नामों से हर साल पूछता है, लेकिन अलग अलग नामों से इसे पूछा जाता है और फिर इसे जो है अलग अलग नामों से पूछा जाता है, जो कि इसका रिप्लाई जो होगा, इसका आंसर जो होगा, इसका उत्तर जो होगा एक ही होगा। अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है, जैसे है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, सतत विकास, सतत विकास को पोषणी विकास भी कहते हैं, संग्रहित विकास भी कहते हैं, धाड़ी विकास भी कहते हैं, संवहनी विकास भी कहते हैं, पारिस्थितिक विकास भी कहते हैं, ठोस विकास भी कहते हैं, टिकाऊ विकास भी कहते हैं। इसे जो है अनेक नामों से जाना जाता है। ठीक, सबका आंसर जो है, सबका रिप्लाई जो है, सबका उत्तर एक ही होगा।
चाहे वो सतत विकास पूछे, चाहे पोषणी विकास पूछे, चाहे ठोस विकास पूछे, चाहे पारिस्थितिकी विकास पूछे, चाहे संवहनी विकास पूछे, चाहे टिकाऊ विकास पूछे, उसे जो है सतत विकास ही कहा जाएगा। ठीक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमने अर्थ को समझ लिया कि ऐसा विकास जो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए अपना विकास करें, उसी को हम सतत विकास के नाम से, धाड़ी विकास के नाम से, ठोस विकास के नाम से और संवहनी विकास के नाम से और फिर पारिस्थितिक विकास के नाम से जानते हैं। ठीक, हमने अर्थ अवधारणा को अच्छे से समझ लिया। अब हम देखते हैं उद्देश्य, इसके कौन कौन से उद्देश्य हैं, और फिर हम लोग प्रतिमान को पढ़ेंगे यानी मॉडल, और फिर उपागम, और पांचवा है भारतीय दृष्टिकोण। उद्देश्य में है कि जो भी मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसको जो है पूरा किया जाए। मूलभूत आवश्यकता जैसे रोटी और कपड़ा और फिर मकान। पहले मानव जो है, आदमी जो है, चाहे जो भी हो, पहले रोटी की तलाश में रहता है कि हमारी रोटी जो भूख है वो मिट जाए, और उसके बाद जो है, उसके बाद आता है कपड़े पे कि कपड़ा हमारा शरीर पर, बॉडी पर कपड़ा हो, और फिर जब कपड़ा पहन लेता है उसके बाद फिर सोचता है और ब्रांडेड कपड़ा हो। ऐसे जो है मूलभूत आवश्यकताएं जो हैं, जो उसका उद्देश्य रहता है कि मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाए। जो भी निम्न वर्ग के लोग हैं उन्हें जो है ऊपर उठाने का विकास करें या ध्यान दें। ठीक, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। उद्देश्य में है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग, यानी जो भी संसाधन हमारी पृथ्वी पर, वो जो है हमारे पृथ्वी पर जो भी संसाधन है वो सीमित है, उन्हें जो है अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें, उनका जो है अनुकूलतम प्रयोग करें। ऐसे है पारितंत्र का संरक्षण। हमारा जो पारितंत्र है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उनका संरक्षण करें। और संरक्षण कैसे करें? निर्वनीकरण को रोकें, जैविकता को जो है बचाएं। ठीक, और हम अपने पारितंत्र का संरक्षण करें। पहला है संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करें। जो भी संसाधन है हमारी पृथ्वी पर वो जो है अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें, उसका जो है धीरे धीरे इस्तेमाल करें, टिकाऊ इस्तेमाल करें, कि ऐसा विकास कर लें कि उसका जो है दोबारा यूज़ करने की आवश्यकता ना हो। जैसे ताजमहल है, ताजमहल जो है सरकार जब राजा ने बनवाया तो ऐसा बनवा दिया कि टिकाऊ, यानी जो आने वाली पीढ़ी है उसे जो है देख रही है। ऐसा ही विकास हम अपना करें कि जो आने वाली पीढ़ी है उसका इस्तेमाल कर सके, उसे देख सके, उसका लाभ उठा सके। ठीक, यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि अगर कोई काम करे तो टिकाऊ वाला, ठोस वाला काम करे। हमको जो है वृक्षों को लगाना चाहिए, जो आने वाली पीढ़ी है उनका जो है इस्तेमाल कर सकें, उनका यूज़ कर सकें, फलों को खा सकें, और फिर अनेक तरह की जो भी संसाधन है उनका इस्तेमाल कर सकें। यानी पारितंत्र का संरक्षण हमें करना चाहिए, संसाधनों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ठीक, अनुकूलतम इस्तेमाल करना चाहिए। पारितंत्र को हम अपने सुरक्षित करें, संरक्षित करें। जो भी संसाधन है हमारी पृथ्वी पर वो जो है ज़्यादा दिन तक रुकने वाले नहीं है, ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है, इसीलिए जो है उनका कम से कम यूज़ किया जाए। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं उद्देश्य हो गया। अब हम देखते हैं प्रतिमान। प्रतिमान क्या है? प्रतिमान जैसे किसी को कोई काम करने के लिए मॉडल तैयार किया जाता है, यानी ये समझने के लिए एक मॉडल है, एक माध्यम कह लीजिए। ठीक, सतत विकास उसे कहते हैं जो पर्यावरण, ये जो है ये पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, और दूसरा जो है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं, इकोनॉमिक, और उसके बाद तीसरा जो है उसे हम समाज। पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था को जो तीनों को संतुलन बनाकर चले उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। उसे हम सस्टेनेबल, सतत विकास, पोषणी विकास, संग्रही विकास के नाम से जानते हैं। किसे? पर्यावरण को लेकर के चले और समाज को भी लेकर के चले, अर्थव्यवस्था को भी लेकर के चले, यानी साथ संतुलन बना करके चले, उसे जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और दूसरा मॉडल क्या है? 5P मॉडल। यह 5P मॉडल क्या है? अंग्रेजी के 5 अक्षर जो है P से ही शुरू होते हैं, इसीलिए जो है 5P मॉडल उसे कहा जाता है। अंग्रेजी के 5P, यानी पहला है प्रॉफिट, और दूसरा है पार्टिसिपेशन, और तीसरा है प्लानिंग, और चौथा है पीपुल, और पांचवा है प्लानेट। यानी 1 2 3 4 5 5P, इसे जो है 5P मॉडल कहा जाता है। और जो है प्रॉफिट, ये जो गोला है इसे जो है प्रॉफिट कहते हैं, और फिर दूसरा जो है उसे हम पार्टिसिपेशन कहते हैं, और तीसरा प्लानिंग, और चौथा है पीपुल, और पांचवा है प्लानेट। इससे जो है ये
जानकारी हासिल होता है कि प्रॉफिट को जो है कम लाभ दिया गया है, यानी जो लाभ है उसे जो है कम महत्व दिया गया है, और जो प्लानेट है उसे जो है अधिक महत्व दिया गया है। किसमें? सतत विकास में। सतत विकास में जो है जो जितना बड़ा है उतना महत्व दिया गया है, यानी कि सबसे अधिक महत्व जो है प्लानेट यानी पृथ्वी को दिया गया है सतत विकास में। सतत विकास में पृथ्वी को सबसे अधिक महत्व दिया गया है और लाभ को सबसे कम महत्व दिया गया है, और पृथ्वी को सबसे अधिक महत्व दिया गया। उसके बाद जो है पीपुल यानी जनता, लोग, जो उसको जो है महत्व दिया गया है। पृथ्वी के बाद जनता को महत्व दिया गया। उसके बाद है प्लानिंग, कोई भी काम करें तो प्लानिंग करके करें, नियोजन करके करें कि हमें जो है फलाना काम, ढिमाका काम जो है करना है, ठीक। उसके बाद है पार्टिसिपेशन यानी सहभागिता, हर लोगों की, लोग की जो है, हर व्यक्ति की सहभागिता होना जरूरी है। कोई भी काम करें, जैसे कोई भी अपने फैमिली में कोई काम कर रहे हैं तो हर मेंबर से पूछना जरूरी है, यानी पार्टिसिपेशन, सहभागिता जरूरी है। और इसके बाद है लाभ, यानी ऐसा विकास करे, ऐसा डेवलपमेंट करे कि सभी को लाभ मिले, सभी को लाभ मिले, थोड़ा थोड़ा ही लाभ मिले लेकिन लाभ जरूर मिले, ठीक। यानी कि सबसे अधिक महत्व जो है प्लानेट, पृथ्वी को दिया गया, उसके बाद जनता को, उसके बाद नियोजन करके कोई कार्य करे, उसके बाद पार्टिसिपेशन, सहभागिता जरूरी है, उसके बाद लाभ, हर व्यक्ति को जो है लाभ मिले, ठीक। ये हो गया 5P मॉडल। पहले हमने समझा प्रतिमान फर्स्ट, जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, अर्थव्यवस्था, और अर्थव्यवस्था के साथ साथ है इन्वायरमेंट, पर्यावरण, उसके बाद है समाज, जो संतुलित बना करके चले, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को संतुलित बना करके विकास किया जाए, उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। हमने देख लिया, फिर एक बार रिपीट कर लेते हैं। सतत विकास क्या है, यानी कि अवधारणा। सतत विकास ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हितों से समन्वय किए बिना जो है वर्तमान पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, उसी को हम सतत विकास के नाम से जानते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। उसे जो है सतत विकास के साथ साथ पोषणी विकास, संगठित विकास, धाड़ी विकास, संवहनी विकास, पारिस्थितिक विकास, ठोस विकास और फिर टिकाऊ विकास के नाम से भी जाना जाता है। इससे अक्सर एग्जाम में हर बार अलग अलग नामों से इसे जो है पूछा जाता है, और इंग्लिश में सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसे कहते हैं। 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन से प्रभावित होकर के WCED ने 1987 में एक लेख जारी किया, एक रिपोर्ट तैयार किया जिसका नाम है ब्रोटलैंड रिपोर्ट, और फिर एक लेख जारी हुआ जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य कैसा होगा, अपने भविष्य को बचाएं, आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को, मूलभूत आवश्यकताओं को बिना समझौता के, बिना समन्वय किए उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करें। और फिर उद्देश्य में संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करें, संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करें, जो भी हमारी पृथ्वी पर, प्लानेट पर जो भी संसाधन है वो जो है सीमित हैं, उनका अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें, निर्वनीकरण को रोकें, पेड़ पौधे को अच्छे से लगाएं। उसके बाद पारितंत्र का संरक्षण, जो भी हमारा पारितंत्र है उसका हम संरक्षण करें, उसको जो है अंधाधुंध इस्तेमाल ना करें, आने वाली पीढ़ी उसका इस्तेमाल कर सके, उसका जो है यूज कर सके, ठीक, इस्तेमाल कर सके, उसी को हम पारितंत्र का संरक्षण कहते हैं, ठीक। और फिर आएगा तीसरा, लिख लीजिए कि निर्धन लोगों को उजागर करना, और फिर जो गरीब वर्ग हैं, जो जिसको जो है रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं कम से कम पूरा किया जा सके, जो भी पिछड़े वर्ग हो उनको जो है ऊपर किया जा सके, उनका विकास हो सके। और फिर जो भी अल्पविकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, उनको जो है अग्रसर होने का मौका दिया जाए, और फिर उनको जो है प्रेरित किया जाए, चाहे वो जन जागरूक करके हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे अनेक भी आयाम है जो विकसित करने के हैं, ठीक, उनको जो है पूरा किया जाए, उनको आगे किया जाए, उनका विकास किया जाए, और सतत विकास को देख करके, ठीक। अब हम प्रतिमान को देखते हैं, उद्देश्य को देख लिया। प्रतिमान पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के संतुलन बनाकर जो विकास किया जाता है उसी को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। और फिर 5P मॉडल, प्रॉफिट, पार्टिसिपेशन, प्लानिंग, पीपुल और प्लानेट। 5P मॉडल है, यानी प्लानेट को सबसे अधिक महत्व दिया गया, उसके बाद सबसे लास्ट में जो कम महत्व दिया गया वो प्रॉफिट, लाभ को जो कम महत्व दिया गया है, सबसे अधिक पृथ्वी को। अब हम देखते हैं उपागम। उपागम क्या है? उपागम जो है 3 प्रकार के हैं, एक है समन्वित विकास, दूसरा है संतुलित विकास और तीसरा है संगठित विकास। इससे अब समझते हैं।
समन्वित विकास किसे कहते हैं? जो सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक तंत्र को की समग्रता को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाए उसी को हम समन्वित विकास के नाम से जानते हैं। किसे? सामाजिक, सांस्कृतिक और पारितंत्र की समग्रता को ध्यान में जो विकास किया जाए उसे हम समन्वित विकास के नाम से जानते हैं। ठीक। और फिर ये जो है समग्रता को ध्यान में रखकर कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो पारितंत्र है, हमारा जो सांस्कृतिक है, कल्चर है, और फिर जो हमारा समाज है, समुदाय है, उसको ध्यान में रखकर जो विकास किया जा रहा है उसी को हम समन्वित विकास के नाम से जानते हैं। और फिर संतुलित विकास किसे कहते हैं? सामाजिक और सामुदायिक को ध्यान में रखकर जो विकास किया जाए उसे हम संतुलित विकास के नाम से जानते हैं। यानी कोई भी अगर हम विकास कर रहे हैं तो उसमें समाज इन्वॉल्व हो, समुदाय इन्वॉल्व हो, उसको लाभ मिले, उसकी पार्टिसिपेशन हो, उसकी सहभागिता हो, उसी को हम जो है संतुलित विकास के नाम से जानते हैं। ऐसा हम विकास करें कि जो भी छोटे छोटे मेंबर हैं, जो छोटे सदस्य हैं, उनको लाभ अच्छे से पर्याप्त रूप से मिले, उसी को हम संतुलित विकास के नाम से जानते हैं। असमानता एक ऐसा शब्द है, असमानता, जो विश्व की विकास को में बाधक है, जो विश्व की विकास में बाधक है। और यही जो है संतुलित विकास हो चाहे सतत विकास हो, यही एक बाधा है। असमानता, असमानता एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति में है कि हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन वही एक ऐसा बाधक है जो संतुलित विकास के साथ साथ समन्वित विकास, चाहे संगठित विकास, पोषणीय विकास और धारणीय विकास, संवहनीय विकास, पारिस्थितिक विकास, ठोस विकास और फिर टिकाऊ विकास, सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक ऐसा शब्द है जो रोकता है, विकास करने से रोकता है। यानी असमानता को दूर किया जाए, असमानता को दूर किया जाए। ठीक, यही सबसे बड़ी कमजोरी है, असमानता। उसके बाद है संगठित विकास, ऐसा विकास करें जिसको जो है आने वाली पीढ़ी भी इस्तेमाल कर सके, यूज कर सके और फिर जो है उसका लाभ उठा सके, उसी को हम संगठित विकास के नाम से जानते हैं। संगठित विकास के नाम से उसे जानते हैं। किसे? यही जो है परिभाषा आप लिख दीजिए यहाँ पे, संगठित विकास जो है उपागम में। तीसरा जो है आने वाली पीढ़ी जो है उसका इस्तेमाल कर सके और जो है उसका लाभ उठा सके, उसी को हम संगठित विकास के नाम से जानते हैं। यानी कि हमें ऐसा विकास करना है जो हमारा आने वाला पीढ़ी है, हमारे जो मूलभूत आवश्यकताओं आने वाली पीढ़ी जो है उसका लाभ उठा सके। ठीक, उसको जो है जैसे अब भारत से चिता समाप्त हो चुका है, जो आने वाली पीढ़ी होगी उसे जो है किताबों में ही उसे देख पाएगी। तो ऐसा हमको विकास करना है जो आने वाली पीढ़ी है उसको जो है लाभ उठा सके। ठीक, यही चैप्टर है कि कोई भी विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी कि पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समाज को ध्यान में रखकर किया जाए, उसे हम सतत विकास के नाम से जानते हैं। और फिर संगठित विकास हो गया। अब हम उपागम को देख लिए, अब हम देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण। भारतीय दृष्टिकोण क्या है? भारतीय दृष्टिकोण में है पहला परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण को पहले हम देखते हैं। भारतीय धर्म दर्शन जो है सतत विकास को शुरुआत से ही, शुरू से ही, पहले से ही, परंपरा से ही उसे जो है महत्व देता आया है। अब पूछेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? जो भारतीय धर्म दर्शन है, हमारा हिंदू धर्म जो है विकास को, सतत विकास को शुरू से ही बढ़ावा देता है। जो भारतीय धर्म दर्शन है जो है, अब कह सकते हैं कैसे? कैसे तो समझिए, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे वो सूरज हो, चाहे वो जल हो, चाहे वो वृक्ष हो, उनकी जो है उनकी दोहन ना हो, उनको निर्वनीकरण ना हो, उनकी जो है अवनयन ना हो, उनका अरास ना हो, हरास ना हो, उसमें कमी ना, इसीलिए उसकी पूजा करता है, उसीलिए उसकी पूजा करता है। और फिर यही जो है परंपरागत दृष्टिकोण में आएगा। कैसे? अपने पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी की पूजा किया करता है, और फिर अपने जो है अपने जल को संरक्षित करने के लिए, जल को बचाने के लिए जलों की पूजा होती है, और फिर अपने सूर्य को बचाने के लिए जो उसका जो है अनेक तरह से जो कह रहे हैं कि हमारा ओजोन क्षरण हो रहा है जो है, और फिर इसका सबसे अधिक
प्रभाव किससे पड़ रहा है, तो फिर आधुनिक जीवन जो भौतिकवादी जीवन है उससे जो है प्रभाव पड़ रहा है। यानी कि हम लोग जो है भौतिकवादी जीवन जीने के अनेक तरह की वस्तुएं इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, इनसे जो गैसें निकलती हैं, रेफ्रिजरेटर है, इनसे जो गैसें निकलती हैं ओजोन को तोड़ने का कार्य करती हैं, और फिर जो है यही ओजोन तोड़ने का कार्य करती हैं, और फिर जो है हमारा रोशनी जो सूर्य का रोशनी है, जो सूर्य का रोशनी है वो पृथ्वी पर, प्लानेट पर आता है, और फिर वायु जो तापमान है उसको वृद्धि करता है, और फिर जो है ओजोन तोड़ने का कार्य करता है। ठीक, जो गैसें हैं वो जो है ओजोन तोड़ने का कार्य करती हैं। तापमान अधिक होगा तो भी जो है उससे प्रभावित होगा। यानी कहने का मतलब ये है, जो हमारा धार्मिक है, जो हमारा धर्म है, वो जो है अनेक तरह से जो पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, जीव जंतु हैं, हाथी है, शेर है, चूहा है, उनकी जो है पूजा करता है, उनको संरक्षित करने के लिए उसकी पूजा करता है। वही जो है परंपरागत दृष्टिकोण में आएगा। ठीक, उसके बाद है आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक दृष्टिकोण या वर्तमान दृष्टिकोण, इसे समझ लीजिए। आधुनिक दृष्टिकोण किसे कहते हैं? पर्यावरण को बचाने के लिए चाहे स्टॉकहोम सम्मेलन हो, चाहे पृथ्वी सम्मेलन हो, रिव्यू सम्मेलन हो, लंदन सम्मेलन हो, युगांडा रवांडा सम्मेलन हो जो अफ्रीका में हुआ था, अनेक तरह के जो भी सम्मेलन हुए पृथ्वी को, प्लानेट को, पर्यावरण को बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए जो है उसमें जो है आधुनिक दृष्टिकोण में जो है आएगा। वो कैसे? क्योंकि हमारा जो भारत है वहाँ पर उस बैठक में शामिल हुआ है, उसमें सहभागिता निभाया है, उसमें जो है पार्टिसिपेशन लिया है। ठीक, चाहे वो प्लानिंग हो चाहे वो पृथ्वी हो, ठीक, उसमें जो है सहभागिता निभाया, उसी को जो है आधुनिक दृष्टिकोण में रखा जाएगा। और भारत में जो है अनेक तरह की संरक्षण के लिए योजनाएं चलाई गई, परियोजनाएं चलाई गई, और फिर कह लीजिए अधिनियम चलाए गए, नीतियां चलाई गई जो भारतीय दृष्टिकोण के लिए महत्व है, भारतीय दृष्टिकोण में महत्व है। अब जैसे जल संरक्षण अधिनियम, वायु जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण के साथ साथ अपने जो है चाहे वो जल हो चाहे वो मिट्टी हो, अनेक तरह से संरक्षण अधिनियम चलाया गया। क्योंकि हमारा भारत जो है शुरू से ही सतत विकास को चाहे पर्यावरण को बचाने का प्रयास हो, उसमें जो है सहभागिता निभाया है। और फिर यही जो है आधुनिक दृष्टिकोण में आएगा। जो भी अधिनियम चलाए गए वो भारत के हित में, पर्यावरण के हित में ही चलाए गए। ठीक, और फिर हमने देख लिया कि अर्थ अवधारणा, सतत विकास क्या है, उसके अर्थ अवधारणा को समझ लिया, और फिर उद्देश्य क्या क्या है उसको समझ लिया। उसके बाद प्रतिमान क्या है, मॉडल कैसे तैयार किया जाता है, किसे कहता है, उसको हमने अच्छे से अध्ययन कर लिया। और फिर उपागम, सम्मिलित उपागम है, संतुलित है, संगृहित है, और फिर हमने इसे अच्छे से अध्ययन कर लिया। और भारतीय दृष्टिकोण में जो है परंपरागत जो पूर्वजों से चली आ रही है, पहले से चली आ रही है, जो पर्यावरण को बचाने के लिए, वो जो परंपरागत में, आधुनिक में आएगा, जो भी संरक्षण के अधिनियम चलाए गए वो जो है आधुनिक दृष्टिकोण में आएंगे। आज का वीडियो जो है समझ में आया कि नहीं, और फिर पहले का वीडियो जो समझ में आया कि नहीं, अच्छे से उसे जो है प्रिपेयर कर लीजिए। और फिर ये जो है कहीं आपको दिक्कत हुई है समझने में या फिर सुनने में, उसे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज का वीडियो समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंडों में, अब जो पढ़ने वाले हैं, ज्योग्राफी से जो रिलेटेड हो, उन्हें जो है ज़रूर शेयर कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक ही रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।